आदरणीय शर्मा सर, आप यहाँ बैठे थे, आप वहाँ चले गए, तो आपसे मैंने पूछा कि सर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो आपने कहा कि मुझे सामने से देखने में आनंद आएगा। और जो बात आपने सहजता से कह दिया, सारे जवानों की जुबान पर यही बात है, सामने से देखने पर ही मजा आता है। बजाओ यार, क्योंकि नीचे से निकल गए तो सब प्रदूषण फैल जाए। अच्छा संस्कार है, बढ़िया सीटी मत बजाइए, बाकी तालियां बजाइए और जितना बजा सकते हैं खींच लीजिए भैया, फेसबुक पे मत डालना, बहुत सारे जगह के उधारी वाले ढूंढ रहे हैं। चलिए एक बात रखता हूँ सर, आदरणीय आपने यहाँ पर बात रखी थी, करके क्षमा चाहते हैं, बात रखता हूँ। हिंदी में 9 रसों का जिक्र होता है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में 9 रसों का जिक्र होता है, और ये 9 रस जहां मिल जाते हैं वो आयोजन, वो सम्मेलन, वो साहित्य साधना, कविता बड़ी रस भरी हो जाती है। इन्हीं दिनों जब कवि सम्मेलन का डिजाइन किया जा रहा था तो पूरे रसों के कवि मंच पर रखे जाते थे। आपने 3 कवि रखे हैं, आपकी बार की नजर को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि पूरे रस आप इन्हीं से निचोड़ने वाले हो। मैं जब एक जगह कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था तो वहां पर एक गन्ना रस वाला गन्ने के रस निकाल रहा था। मैंने अपने कवि मित्र से कहा, यार आज कवि सम्मेलन में बहुत मजा आएगा, अपने पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि। तो गन्ना रस निकालने वाला आदमी गन्ना का रस निचोड़ते हुए बोला कि भाई साहब आपकी कविता में कितने रस होते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन गारंटी के साथ बोलता हूं कि मेरे गन्ने में उससे ज्यादा रस है। बात जची, बात लेके आगे बढ़ा और एक कविता रची, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। इस प्रयोग को, ये प्रयोग आपको अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। कुछ लोगों ने आज पहली बार देखा होगा, कुछ लोगों ने मुझे सब टीवी में देखा होगा, वाह कार्यक्रम में, कुछ लोगों ने टीवी में देखा होगा, और कुछ लोगों ने वहां नहीं देखा होगा तो महाभारत सीरियल में देखा होगा। महाभारत सीरियल में जिन लोगों को अगर याद है तो मैं बता दूं कहां देखा होगा। महाभारत के 36वें एपिसोड में जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो वहां पर भीष्म पितामह के रथ के बाजू में जो चौथी लाश थी, अच्छों को टीम में काम नहीं मिलता, अपने को अगर दास का भी रोल नहीं हो तो क्या बुरा है। चलिए आपको मैं बता दूं कि आदरणीय शर्मा जी को भी दूरदर्शन में काम मिला था, लेकिन उन्होंने गणेश जी का रोल किया था तो उनका चेहरा पे पहचान नहीं सका। बात करने के आप तक पहुंचाता हूं। गन्ना जरलाजी की शक्ल का होता है, और आप सबने इधर देखा होगा, आपकी इधर गन्ने की फसल कैसी होती मुझे नहीं मालूम, मेरे इधर देखा जब गन्ने की रोपाई की जाती थी क्यारी में कीचड़ किया जाता है, गन्ने की डाली काटी जाती है और उसको वहां रखकर पैर से दफना किया जाता है। ये दृश्य मन में रखना और मेरे साथ जोड़ना, बात आगे पहुंचाता हूँ। सर रस देखिए, साहित्य का रस और गन्ने रस से इसका संबंध देखिए कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। गन्ना गड़े तो विभक्त रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं कि गन्ना गड़े तो विभक्त रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना आड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस। बढ़िया भैया, बढ़िया। सोम रस को आजकल शराब कहा जाता है, जिसे फूट फूट पीने में कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। आज तो आप लोगों ने हमें एल्यूमिनियम हॉल में रुकवा कर बहुत अच्छी व्यवस्था दी,
एक जगह कवि सम्मेलन में गया, कार्यक्रम के बाद जब एक जगह रुकना था तो वहां देखा कि बहुत सारे मच्छर हैं। मैंने आयोजक से पूछा, भाई साहब इतने सारे मच्छरों के पीछे मैं कैसे सो पाऊंगा? बोले कोने में देखो एक दत्ता जी बड़े आराम से सो रहे हैं। मैंने कहा इतने सारे मच्छरों के बीच में दत्ता जी के आराम से सोने का राज? तो बोले दत्ता जी ने एक पाव सोमरस ले लिया। मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब? तो बोले आधी रात दत्ता जी को होश ही नहीं रहेगा। मैंने कहा आधी रात के बाद? तो बोले मच्छरों को होश नहीं रहेगा। टेक्निक मुझे जची। मैंने कहा ये प्रयोग भी करते हैं। मैंने कुछ ढंग के कपड़े पहने थे, मैं अंग्रेजी की दुकान में गया। मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक कार्टून लाके मेरे पास रख दिया। मैं देहाती में पहली बार वहां गया था। मैंने उस कार्टून को उठा के देखा और उस शराब दुकान वाले से बोला कि भाई साहब इसमें तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला, अगर उस शराब दुकान वाले का जवाब कहीं लगे कि ढंग का है तो तालियां है। यहां से वहां तक मुझे लगे कि अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बात की है मैंने बोला भाई साहब इसमें तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला, देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। शराब कभी एक्सपायर नहीं होती। एक बात, इस दृश्य को देखकर मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ पंक्तियां वहां तक पहुंचाऊंगा। यदि आप सही में सुनना चाहते हैं कि इस दृश्य के साथ कविता की कुछ पंक्तियां हो तो मुझे आदेशित कीजिए अपनी तालियों की साथ। आप सभी की उपस्थिति को मैं ध्यान में रखते बात कर रहा हूं। त्रासदियां दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में हुई है, चिंतन हुआ है, हो हल्ला हुआ है, लेकिन सार्थक पहल अभी तक बाकी है। हम उठे, वो उठे, सारा देश उठे और सबके उठने के बाद जो बात सामने आएगी उसको हम रेखांकित करेंगे। लेकिन कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। सिर्फ 3 मिनट की कविता, आपका सब्र, आपका साथ, आपका समर्थन चाहता हूं कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ। कुछ दृश्य है, वो दृश्य देते हुए उस मुकाम तक पहुंचूंगा कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। 4 पंक्तियां हंसी ठहाके नहीं, आपका चिंतन सही बात सही मस्तिष्क तक पहुंचे। अगर बात सही लगे तो तालियों से रेखांकित करना कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाथ से और भी मोहब्बत के सिवा। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, हवा इतनी बेकार कभी न थी, भाई का कातिल हो गया है आज, इंसानियत इतनी गुनहगार कभी न थी। भाई का कातिल हो गया है आज, इंसानियत इतनी गुनहगार कभी न थी। हमने हैवानियत नहीं देखी तो क्या हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। एक दृश्य घटित होता है कभी घर में, कभी चौराहों में, कभी किसी बस्ती में। कई बार समाचार पत्र की सुर्खियां बनता है, कई बार हम उसे देखकर भूल जाते हैं। एक दृश्य आप तक पहुंचा रहा हूं, लगे कि दृश्य को कहीं आपने देखा है, भोगा है, इस रेखांकित की हुई पंक्ति के साथ समर्थन देना। दृश्य मार्मिकता का है। एक मार्मिक दृश्य सुनाते समय आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने एहसासों को हवा दें, अपनी संवेदनाओं को मुझसे जोड़ें और इस दृश्य को सुने। संवेदनाओं की बात आती है तो मुझे प्रसिद्ध लेखक की लघुकथा याद आती है, संदर्भ में पढ़ता हूं। अगर बात आपको अच्छी लगे तो तालियां वहां तक पहुंचेगी। एक तबला वादक तबला वादन किया करता था। जब भी वो तबला वादन करता था एक मेमना आकर नाचने लगता था। तबला वादक ने मेमने के नाचने पर पहले दिन ध्यान नहीं दिया। उसने फिर देखा कि तबला वादन पर मेमना नाचता है। एक दिन उस मेमने को उसने गोद में उठाया, उसके सिर पे हाथ फेरा और बोला, क्या रे मेमने, मैं इतना अच्छा तबला बजाता हूँ। तो मेमने के मुंह से घोल फूट पड़े कि आप कौन सा यंत्र बजाते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ आकर इसलिए नाचने लगता हूँ कि आपके तबले में जो चमड़ा जड़ा हुआ है वो मेरी माँ का है। और जब भी तबला बजता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मुझे बुला रही है। जब एक मेमने में इतने एहसास हो सकते हैं तो आप इंसान हैं। पंक्तियां रखता हूं, इसका आशीर्वाद कि फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, फटा हो आंचल तन में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से
मां कभी थकती नहीं। कि फटा हुआ चल तन में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से मां कभी थकती नहीं। और जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, औलाद से मां की अर्थी तक उठती नहीं। जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, औलाद से मां की अर्थी तक उठती नहीं। इस कदर है आज का दौर बदला हुआ हद से, और भी है मोहब्बत के सिवा। और नारियों बेटियों की उपस्थिति को हमेशा ही दूसरी नजर से देखा गया है। लेकिन आप चाहे किस नजर से देखें, समाज का संतुलन दोनों की बराबरी पर है। अगर ये संतुलन खराब हो गया तो बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। कहीं कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, कहीं कन्याओं को आने से रोका जा रहा है, और जब वो आ जाती है तो उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। समाज में ये त्रासदी बहुत ज्यादा फैल गई है। मैं बात वहां से शुरू करता हूं कि अगर महिला और पुरुष के बीच का समीकरण खराब हो गया तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत सारे लोगों ने लंबी लंबी कथाएं लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक मंचन किए। 4 पंक्तियों में दृश्य दिखा रहा हूं। ये मेरी इस कविता की 4 अंतिम पंक्तियां। आपको लगेगा कि अगर इन पंक्तियों में दिनेश ने वही दृश्य दिखाया है जो आज इस हिंदुस्तान का सच है, तो आपके तालियों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। तालियां तभी बजाना जब आपको लगे कि सार्थकता है। हर कोई चाहता है कि उसे बेटा हो, बेटियां कोई नहीं चाहता है। बात रखता हूं कि पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां, कि पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां। फिर कौन बनेगी दुल्हन, फिर कौन बांधेगी राखियां। पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां, फिर कौन बनेगी दुल्हन, फिर कौन बांधेगी राखियां। जीवन अस्तित्व संकट में होगा, मुरझा जाएंगी फुलवारियां। अरे नारियां ही नहीं होगी घर में तो कैसे पूजेंगी किलकारियां। कैसे पूजेंगी किलकारियां। वर्तमान है खपा खपा, भविष्य है धुआं धुआं, हाथ से और भी है।